ये बात 1971 की है। ठंड बहुत पड़ रही थी और ऐसे में रॉजर और कैरोलीन पेरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ अमेरिका के रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रहने के लिए आ गए थे। पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था और वो 200 एकड़ में फैला हुआ था। रॉजर ने 10 साल के लिए उस घर की लीज कराई थी, लेकिन वहां जाते ही उन्हें उस घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। उनकी बेटियों के खिलौने अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। दीवारों पर लगे फोटो फ्रेम्स अपने आप नीचे गिर जाते थे। कभी कभी देर रात में कैरोलिन को जोरों से किसी के दर्द में चीखने की आवाजें आती। एक बार जब उनकी सबसे छोटी बेटी खेल रही थी तो कैरोलिन ने देखा कि एक काली परछाई सीढ़ियों के पीछे से उसकी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ से इस तरह से मुड़ी हुई थी जैसे उसे मरोड़कर तोड़ दिया गया हो। उस परछाई की आंखें एकदम खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लेकिन वो उसकी बेटी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस देखे जा रही थी। ऐसा उस घर में बार बार होने लगा। कैरोलिन कई बार उसे अपने बच्चों के ठीक पीछे खड़ा पाती। एक रात कैरोलिन ने ये सारी बातें रॉजर को बताईं। रॉजर ने उससे कहा कि वो भी इस घर के बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस कर रहा है। कैरोलिन ने कहा कि उसे बच्चों के लिए बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों को कुछ दिन के लिए घर से दूर भेज देंगे। लेकिन तभी उनका बेड जोर जोर से हिलने लगा। अचानक से उनका बेड हवा में तैरने लगा और फिर धम से नीचे गिर गया। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। ऐसी भयानक एनर्जी उन्होंने उस घर में पहली बार महसूस की थी। घबराहट के मारे वो दोनों रात भर सो नहीं पाए। इसके बाद तो न जाने कैरोलिन पर क्या कहर ढाया कि उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसे हर वक्त ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे सुई चुभा रहा हो। रोज रात उसके कानों में उस आत्मा की आवाज गूंजती थी जिससे उसकी नींद खुल जाती। वो कैरोलिन से उसके बच्चे मांगती थी और उसे घर से जाने के लिए कहती थी। कभी कभी तो वो आत्मा उसे बेड से खींचती हुई बेसमेंट तक ले जाती थी और उसे बहुत चोट पहुंचाती थी। लेकिन कैरोलिन जब सुबह उठती तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। कैरोलिन समय के साथ और अजीब होती चली गई। वो पेन से जब कुछ लिखने बैठती तो वो उस पेन को अपने ही हाथ में चुभोने लगती। जब वो खाना बना रही होती थी तो चाकू से अपना हाथ ही काट लेती थी। कैरोलिन को ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। उसने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि उसके ऊपर भयानक दिखने वाली एक औरत बैठी है जो उसका गला दबा रही है। कैरोलिन ने अपने आप को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। दिन ब दिन पेरोन फैमिली की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थीं। जिस रात कैरोलिन ने उस भयानक आत्मा को देखा था, उस रात से ही कैरोलिन अपने ही बच्चों के साथ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। जब भी रॉजर काम से बाहर जाता, वो उन्हें घंटों तक उनके कमरे में कैद करके उन्हें घूरती रहती। वो उसकी बात नहीं सुनते थे तो वो उन पर जोर जोर से चिल्लाती। इतना ही नहीं, अगर वो रॉजर के पास भी जाते तो वो उन्हें पकड़कर बहुत मारती और चोट पहुंचाती। अब पेरोन फैमिली के सभी मेंबर्स को यह यकीन हो गया था कि वो घर हॉन्टेड है। अपनी मां की बिगड़ती हालत देख उसकी पांचों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। एक दिन रॉजर ने देखा कि उनकी छोटी बेटी दरवाजे से लगकर रो रही है। जब वो उसके पास गया
तो उसे दिखा कि कैरोलिन ने उसे उसके बालों से खींच रखा है और वो उसके बालों को खा रही है। ये देखकर रॉजर के होश उड़ गए और वो तुरंत कैरोलिन को खींचता हुआ वहां से ले गया और उसे एक चेयर से बांध दिया। वो बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन रॉजर ने उसके हाथ नहीं खोले। कुछ देर में वो थक के बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो कैरोलिन थोड़े होश में आई। उसने रॉजर से कहा कि एक आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो उससे उसकी बेटियां चाहती है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और रॉजर दोनों को ही मार डालेगी। उसने ये भी बताया कि वो आत्मा देखने में बहुत भयानक है। ये बोलते बोलते कैरोलिन फिर से बेहोश हो गई। ये सब सुनकर रॉजर सुन्न पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचा और कैरोलिन को बेड पर लिटाकर घर से बाहर चला गया। रॉजर इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए बाहर निकला था। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे यह पता लगा कि यहां पर बैथशीबा नाम की एक औरत रहती थी, जिसका एक बेटा था और 3 बेटियां थीं। लेकिन उसकी तीनों बेटियों की मौत हो गई थी और किसी को भी उन मौतों के पीछे की वजह कभी पता नहीं चल पाई। पुलिस ने जब छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मारा गया था। इनफैक्ट पुलिस को यह भी पता चला कि उसकी एक बेटी की मौत सर में कील घुसाने की वजह से हुई थी। इस बात से गांव वाले ये मानने लगे कि बैथशीबा एक डायन है और वो अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर उन्हें शैतान के हवाले कर देती है। पर क्योंकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुछ ही सालों में बैथशीबा ने एक पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, यह आज तक कोई भी नहीं जानता। तब से लेकर आज तक उस घर में जो भी रहा करता था, उन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटना जरूर हुई और कई लोगों ने बैथशीबा की उस भयानक आत्मा को भी देखा था। ये सब सुनकर रॉजर ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन जब वो घर वापस पहुंचा, उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके बेडरूम से कैरोलिन गायब है और फर्श पर काले मार्क्स पड़े हैं, जैसे कैरोलिन को वहां से कोई घसीटता हुआ नीचे लेकर गया हो। तभी बेसमेंट से एक जोर की आवाज आई। वो काले मार्क्स उसके बेडरूम से होते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ ही जा रहे थे। रॉजर बहुत हिम्मत करके उस बेसमेंट में गया। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, तो उसने अपने पॉकेट से एक मैच स्टिक निकाल कर जलाई, पर वो मैच स्टिक तुरंत बुझ गई। उसने फिर से कोशिश की। इस बार जब उसने मैच स्टिक जलाई तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने बैथशीबा का भूत खड़ा था। उसे देखकर वो खौफ में आ गया और उसके हाथ से वो माचिस छूट गई। तभी उसे दिखा कि कैरोलिन एक कोने में नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी है। रॉजर ने उसे उठाया और ऊपर ले जाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि बैथशीबा अब भी उसे देख रही है। इतना सब होने के बाद रॉजर ने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरैन वॉरेन को अपने घर में बुलाया। अब तक कैरोलिन की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसका मुंह कट चुका था और वो घर के कोने में बैठकर मकड़ियां खाती रहती थी। वॉरेन्स ने घर में घुसते ही महसूस कर लिया कि वहां पर कुछ तो बहुत अजीब है। वहां पहुंचते ही वॉरेन्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने उस घर का एग्जॉर्सिज्म करने का डिसीजन लिया, लेकिन उसकी वजह से हालत और बिगड़ गई।
बैथशेबा की आत्मा बहुत गुस्से में आ गई और उसने कैरोलिन के अलावा अब उसकी बेटियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक रात वॉरेन्स कैरोलिन को बेड से बांधकर घर का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। जैसे ही वो कैरोलिन के बेडरूम में आए, कैरोलिन बेड से गायब थी, बल्कि वो उनके ठीक पीछे खड़ी थी। कैरोलिन हवा में उड़ रही थी, उसके सारे बाल खुले पड़े थे, उसकी आंखों के आई बॉल्स गायब थे और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसके मुंह के जबड़े दोनों तरफ से खिंचे चले जा रहे थे, मानो उसके मुंह के दो हिस्से होने वाले हों। बैथशेबा ने पूरी तरह उस पर काबू कर लिया था। पूरा घर जोरों से हिलने लगा। वॉरेन्स ने कई मंत्र पढ़े और बहुत कोशिश की, लेकिन रॉजर ने कैरोलिन की बिगड़ती हालत देख उन्हें रोक दिया। कैरोलिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। समय के साथ रॉजर के सारे पैसे इसी में खर्च हो गए। जब हालत और खराब हो गई तो रॉजर ने वॉरेन्स को घर से निकाल दिया। पेरोन फैमिली को उसके बाद भी 7 साल तक जैसे तैसे उसी घर में रहना पड़ा। 7 साल बाद जब उन्होंने घर बदला, तब भी बैथशेबा ने उनका पीछा करा और कई सालों तक ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उनकी पूरी फैमिली के साथ होती रहीं। गाइस, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। द कॉन्ज्योरिंग मूवी सीरीज का 3rd पार्ट, यानी द कॉन्ज्योरिंग डेविल मेड मी डू इट, इसी सच्ची कहानी पर बेस्ड है। 1980 में यूएसए के कनेटिकट शहर में एक दिन अचानक एक आदमी सुनसान सी सड़क पर चले जा रहा था। उसी एरिया में एक पुलिस की कार राउंड ले रही थी। पुलिस कार उसके पास आकर रुकी और उसकी हालत देखकर पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या वो किसी तरह की मुसीबत में है। वो आदमी पलटा और पुलिस वाला उसे देखकर बहुत घबरा गया। वो आदमी खून से लथपथ था। उसने पुलिस को बताया कि शायद उसने किसी का खून कर दिया है। पुलिस वाले ने उसे उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। उस आदमी का नाम था अर्नी जॉनसन। अर्नी जॉनसन अपनी फियोंसे डेबी के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हुआ। वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसलिए ही अपने रहने के लिए एक बड़ा घर चाहते थे। मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस खुशहाल जिंदगी के सपने वो देख रहे हैं, वो सपने जल्द ही उनके सबसे भयानक सपनों में बदलने वाले थे। घर बड़ा तो था, पर काफी पुराना और गंदा था। शायद कुछ सालों से वहां कोई नहीं रह रहा था। डेबी ने घर की सफाई के लिए अपनी फैमिली से मदद मांगी। अगले ही दिन डेबी के मॉम डैड और उसका 11 साल का भाई डेविड उनके नए किराए के घर में डेबी और अर्नी की मदद करने आ गए। उन सभी ने पूरा दिन लगकर खूब मेहनत से पूरे घर की सफाई कर ली। डेविड को ऊपर वाले कमरे के सभी बेडरूम्स की डस्टिंग करने का काम मिला था। वो सब रूम्स की डस्टिंग कर चुका था और बस अब मास्टर बेडरूम ही बचा था। वो उस कमरे की सफाई करने गया, मगर उसके अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उस कमरे में एक अलग सी ठंड थी। रूम की खिड़की साफ करते करते डेविड को उस खिड़की के बाहर घर की पिछली साइड में एक कुआं नजर आया। वो बहुत ही अजीब सा पुराना सा कुआं था, जिसे पत्थरों से कवर किया हुआ था। कुछ सेकंड तक डेविड उसे घूरता रहा, मगर फिर उसने खिड़की बंद कर दी। अचानक ही उसे खिड़की के शीशे में एक बूढ़े आदमी की परछाई नजर आई, जो कि उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। डेविड बहुत डर गया था और पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था।
रात में काम खत्म होने के बाद डेबी के मॉम डैड वापस चले गए, मगर डेविड अपनी बहन के साथ कुछ दिन रुकना चाहता था, तो वो उन्हीं के घर रुक गया। उस रात जब डेविड अपने रूम में सो रहा था, तो उसे अचानक ही लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, और वो झटपटा के नींद से उठ गया। उठते ही उसे एक आवाज आने लगी, जो कि बार बार उसका नाम पुकार रही थी। डेविड, 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 डेविड। वो उस आवाज का पीछा करने लगा और उसे पता चला कि वो आवाज उनके घर के पीछे बने हुए कुएं से आ रही थी। डेविड उस आवाज से जैसे हिप्नोटाइज ही हो गया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो बिना रुके कुएं की तरफ चले जा रहा था। वो कुआं जो कि पत्थरों से कवर्ड था, अब उसके ऊपर कोई भी पत्थर नहीं था। उस कुएं पर पहुंचते ही डेविड वापस होश में आ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड के सामने उस कुएं में से कई भयानक आत्माएं बाहर निकलीं और सीधा डेविड के अंदर घुस गईं। डेविड वहीं गिर के चीखने लगा और उसे दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें कभी सफेद, कभी लाल, तो कभी काली हो रही थीं और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। उसकी चीख सुनकर डेबी और अर्नी भागते भागते उस कुएं के पास आए और डेविड की हालत देख उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, मगर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर डेविड को हुआ क्या था। उस दिन के बाद से डेविड बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। वो तरह तरह की आवाजों में और लैंग्वेजेस में बातें करने लगा था। रात होते ही वो उस कुएं के पास जाकर बैठ जाता और कभी कभी तो वो अर्नी के सामने बैठा हुआ रोमन लैंग्वेज में उसे कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता रहता। अर्नी और डेबी समझ गए थे कि डेविड के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने पास के चर्च में बात करके एड और लोरैन वॉरेन से कांटेक्ट किया। वॉरेन्स यूएसए के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरेन्स जैसे ही अर्नी और डेबी के घर आए, उन्हें डेविड के पीछे एक बहुत भयानक काला साया दिखा। उनके आते ही डेविड वॉयलेंट हो गया और घर का फर्नीचर उनकी तरफ फेंकने लगा। वो रोमन भाषा में उनको बुरा भला बोलने लगा और बहुत सारे कर्सेस देने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर और चेहरे में एक डेविल की झलक दिखने लगी। वॉरेन समझ गए थे कि डेविड पर एक नहीं बल्कि कई सारी इविल स्पिरिट्स का पोजेशन है, और इसीलिए सिर्फ एक एग्जॉर्सिज्म से डेविड ठीक नहीं हो सकता था। वॉरेन्स और चर्च ने मिलकर डेविड पर 3 एग्जॉर्सिज्म्स किए। हर बार एग्जॉर्सिज्म के वक्त उसका शरीर जलने लगता, वो हवा में उड़ने लगता और उसके शरीर पर कई सारे चोटों के निशान बन जाते, जिसमें से खून भी निकलने लगता था। अर्नी से डेविड की ये हालत देखी नहीं जाती थी, और डेविड के आखिरी एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर जब डेविड के साथ ये सब हो रहा था, तो अर्नी ने गुस्से में आकर डेविल को चैलेंज कर दिया। अर्नी ने सीधा डेविल को चैलेंज किया कि वो छोटे से डेविड के शरीर को छोड़कर उसे पोजेस करके दिखाए। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। उस डेविल ने सिर्फ अर्नी को पोजेस नहीं किया, बल्कि उसके हाथों नन्हे से डेविड को भी मार डाला, और पुलिस ने अर्नी को डेविड के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब अर्नी ने अपने साथ हुई पूरी कहानी जज को बताई, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार किसी मर्डर में अक्यूज्ड इंसान को कोर्ट ने नॉट गिल्टी यानी बेकसूर घोषित कर दिया। अन्नी ने यह कहकर नॉट गिल्टी प्लीड किया
मैंने कोई मर्डर नहीं किया। द डेविल मेड मी डू इट। आपने कई हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लेजेंड को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी मां के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और अपने साथ ही बेड पर उसे सुला भी देती। कुछ दिनों बाद एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहां तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल के मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते, डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आके देखते तो वो किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गईं और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात डोना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट सी सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना की डॉल थी जो एंजी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया, जिसने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस, और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी, पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो लू ने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी।
जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आके बैठ गई और उसका गला घुटना शुरू हो गया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया वो एक भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से डोना के रूम में गया, लेकिन वो रूम तो एकदम खाली था। वहां बस एनाबेल डॉल थी जो फर्श पर पड़ी थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहां से खून बह रहा था। इतने में एंजी वहां आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि चीजें बहुत बिगड़ रही हैं और इसीलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेन्स ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं घटा। एड और लोरैन वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली कई सच्ची कहानियों में से एक है। एड और लॉरेन ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के अपार्टमेंट में एनाबेल डॉल को पहली बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू ने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद एड और लोरैन ने उस डॉल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतान है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करना था। एनाबेल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो उस डॉल को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गए। एड ने उस डॉल को कार की बैक सीट पर रखा था। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कार की स्टीयरिंग तो कभी ब्रेक्स काम करना बंद कर देते। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार बुरी तरह डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था कि ये सब एनाबेल की वजह से ही हो रहा है। तभी एड ने कार रोककर एनाबेल पर होली वाटर छिड़का, जिसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वो दोनों सेफली घर भी पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेल अपने आप ही घर के दूसरे कमरों में पहुंच जाती थी, कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लोरैन की निगाह अपनी बेटी के कमरे की ओर गई। उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है और एनाबेल डॉल उसके पास वाली चेयर पर पड़ी है। लोरैन ने उन्हें देखा ही था कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के लोरैन को घूर के देखा। अचानक से कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। लोरैन भागते हुए उस कमरे तक गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लोरैन ने कुछ चांट किया और वो दरवाजा खुल गया। वो जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और एनाबेल डॉल नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तब उसने बताया कि वो एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी।
फिर अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उस रात एड के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। एड अपने कमरे में सो रहा था जब उसे किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। उसे वो आवाज किचन से आ रही थी। एड जब अपने बेडरूम से निकलकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत छोटी सी लड़की फ्रिज के पास बैठी है और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे जाके छुप गई। एड को पर्दे से बस उसकी परछाई दिख रही थी और पर्दे के नीचे उसके पैर। एड को ऐसा लग रहा था कि उस परछाई में उस लड़की के हाथ में एक डॉल है। एड अपने हाथ में होली वाटर लेकर जैसे ही उस पर्दे के पास गया, वैसे ही पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा जिससे वो चिल्ला उठा। पीछे मुड़ने पर वहां लोरान खड़ी थी जो उसे किचन में देखने आई थी। एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वॉरेंस ने अगले दिन ही चर्च से एक प्रीस्ट को डॉल का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया, पर उस प्रीस्ट ने उस डॉल को उठाकर उसका मजाक बनाया और उससे कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एड ने प्रीस्ट को बोला कि उन्हें यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि एड का मानना था कि ये बात बोलकर उस प्रीस्ट ने एनाबेल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एड को फोन आया और उसे पता चला कि वो प्रीस्ट एक भयानक रोड एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। इस इंसिडेंट के बाद वॉरेंस ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखवा दिया। वॉरेंस जिंदगी भर काफी सारी अजीबो गरीब चीजों के बीच रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी से बहुत ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए वॉरेंस ने हमेशा के लिए उसे एक वुडन लॉकर में बंद कर दिया। ये कहानी जेसिका नाम की एक लड़की की है। जेसिका एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। घर में वो, उसका भाई और उसके पापा रहते थे। उसके पापा अक्सर शराब पीकर जेसिका को मारा करते थे। एक दिन ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेसिका को अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर से भागना पड़ा। वो दोनों बच्चे नागपुर से भागकर अब गोवा आ चुके थे। 15 साल की जेसिका ने भागने का डिसीजन तो ले लिया था, मगर वो अपना और अपने 9 साल के भाई का ध्यान एक अनजान जगह पर कैसे रखेगी, ये वो नहीं जानती थी। जेसिका और उसका भाई जॉन एक चर्च के सामने बैठ गए और वहीं लोगों से भीख मांगने लगे। तभी उधर से गुजर रही एक नन ने उन दोनों बच्चों को देखा और उनसे बात करने आ गई। जेसिका ने उस नन को सब कुछ बताया और उस नन को उन पर बहुत तरस आ गया। वो उन्हें अपने साथ उस चर्च में ले गई और जेसिका और जॉन ने वहीं रहना शुरू कर दिया। जेसिका ने जॉन का एडमिशन चर्च के ही एक स्कूल में करवा दिया और वो खुद एक प्रेयर ग्रुप की पार्ट बन गई। जल्द ही जेसिका का पूरा झुकाव गॉड की तरफ हो गया और चर्च ने उसे भी एक नन बना दिया। मगर नन बनने के बाद जेसिका के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात जेसिका अपने रूम में सो रही थी तो उसे अचानक दौरे पड़ने लगे। वो ऐसे चीखने लगी जैसे कोई उसे बहुत जोर से मार रहा हो। जब बाकी की नन्स उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आई तो वो हैरान रह गईं। जेसिका का शरीर अकड़ा पड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज उसकी नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज लग रही थी। ये देखकर एक नन ने जेसिका पर होली वाटर डाल दिया और जेसिका की स्किन से धुआं निकलने लगा। उसके बाद कुछ ही पलों में वो शांत हो गई। इस हादसे के बाद से जेसिका की तबीयत खराब रहने लगी। उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वो अब चर्च में आती ही नहीं थी और देर रात तक कॉरिडोर्स में अकेले घूमती रहती थी।
कभी वो बेवक्त हंसने लगती तो कभी कभी किसी आदमी की आवाज में अजीब अजीब सी आवाजें निकालती, कभी किसी पर जोर से दहाड़ती जैसे कोई जानवर हो, तो कभी कोने में बैठी रोती रहती। चर्च के सभी लोगों को समझ आ गया था कि जेसिका पोजेस हो चुकी है, इसलिए उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। एग्जॉर्सिज्म की रात जब एक नन जेसिका के रूम में उसे देखने गई तो जेसिका वहां थी ही नहीं। वो नन उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर जेसिका कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नन वापस जाने के लिए मुड़ी, उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। जेसिका एक काला गाउन पहने दीवार से चिपकी पड़ी थी। क्रिश्चियनिटी में काले कपड़े लोग तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है। जेसिका के मुंह से खून निकल रहा था। वो एक जानवर की तरह भारी आवाज में दहाड़ रही थी। अचानक वो उस नन पर कूद पड़ी। इतनी ही देर में जेसिका के कमरे में बाकी सब भी आ गए और उन्हें देखकर जेसिका पागलों की तरह हंसने लगी, गॉड की इंसल्ट करने लगी। प्रीस्ट ने उस पर जैसे ही होली वाटर डाला तो वो दर्द से चीख उठी और खुद को एग्जॉर्सिज्म से बचाने के लिए वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गई। जेसिका की जान तो बच गई, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर कभी चल नहीं पाई। इसके बाद जेसिका का एग्जॉर्सिज्म होना काफी आसान हो गया था, लेकिन जब तक चर्च के लोगों ने उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तब तक उसके अंदर का डेविल उसके अंदर से जा चुका था। जेसिका को चर्च के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, मगर प्रीस्ट जानना चाहते थे कि आखिर जेसिका के साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। उन्होंने जेसिका को हिप्नोटाइज करने का सोचा और एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर पता लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें यह पता चला कि जेसिका की मां एक कल्ट मेंबर थी, एक ऐसे कल्ट की मेंबर जहां काला जादू करने वाले और डेविल की पूजा करने वाले लोग। जेसिका की मां ने डेविल को खुश करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं भी की। जब जेसिका छोटी थी तब जेसिका की मां ने जेसिका के शरीर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, मगर जेसिका के पापा ने आकर उसे बचा लिया था। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। 4 साल की जेसिका किसी अजीब लैंग्वेज में कर्सेस बोलने लगी थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसने कहा कि वही अपने पापा की मौत का रीजन बनेगी और उनकी मौत के बाद ही डेविल का असली रूप इस दुनिया में आ जाएगा। अपना काला जादू उल्टा हो जाने की वजह से जेसिका की मां की डेथ हो गई और जेसिका के पापा जानते थे कि जेसिका में भी इविल रह रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो उससे दूर होते चले गए और उससे नफरत करने लगे। जिस रात जेसिका अपने भाई को लेकर घर से भागी, वो अपने पापा की शराब में जहर मिलाकर आई थी और उसके पापा की मौत तभी हो गई थी। उसके बाद से जेसिका पोजेस हो गई, जिसका मतलब यह था कि जेसिका को पोजेस खुद डेविल ने किया था। ये सब जानने के बाद प्रीस्ट का दिल बुरी तरह दहल उठा और उन्होंने जेसिका के भाई जॉन को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने देखा कि जॉन की पीठ और हाथ पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो समझ गए थे कि जेसिका भी अपनी मां की तरह पोजेस्ड होकर डेविल की पूजा करने लगी थी और अपने भाई का शरीर उसी पूजा के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये सब पता लगने के बाद प्रीस्ट ने जेसिका पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म किए, मगर जेसिका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। जॉन की पूरी जिम्मेदारी चर्च ने ले ली और जेसिका के मर जाने के बाद भी चर्च के लोग उसकी मुक्ति के लिए प्रे करने लगे। गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहां खत्म होता है। यही लिखा था एबी के काटा मोनेस्ट्री के
उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने दो नन्स खड़ी थीं। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गईं। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वैलिक था। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वैलिक उस पर भी हमला करने लगी। लेकिन वो वहां से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुंचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वो अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एबी आ गए, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थीं। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एबी के पूरे काटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफी अनईजी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शंस इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। ये देख के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन एबी के काटा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एग्जॉर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थीं। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वो उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वो किस तरह वैलिक को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा कि उन सारे सांपों के बीच वैलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वैलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वैलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा।
सिस्टर एरीन ने कहा कि एबी की काटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि काटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरीन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वैलेक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटीक रेलिक कहां पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरीन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैलेक उनका वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, वैलेक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरीन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को खोज निकाला। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन वैलेक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरीन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रेलिक को खोज लिया था। वैलेक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैलेक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैलेक बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरीन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वैलेक को मारने में कामयाब रही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।